तो मैंने आपको फ्री नोट्स तो दे दिए, टेलीग्राम चैनल पे वो अवेलेबल है, लेकिन अभी तक शायद ढंग से ये नहीं बताया कि कैसे इन नोट्स को रेफर किया जाए, है ना। एग्जाम बहुत पास है। पहले स्टार्टिंग में मैंने भी सोचा कि मैराथन बनाऊंगा, लेकिन डीप इन माय हार्ट आई नो दैट कि भाई मैराथन से काम नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ आप खुद की मेहनत से 20 मिनट में कवर कर सकते हो, मैराथन के अंदर उसके लिए 4.5-5 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मार पीट के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और 3-4 क्वेश्चन के लिए 4.5-5 घंटे इन्वेस्ट करना इज नॉट वर्थ। तो अगर आपने डेप्थ में मेहनत की होगी तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं भी की तो मोर देन सफिशिएंट है। 30 दिन के अंदर भी दुनिया ने क्रैक किया, आप भी कर सकते हो अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं। नोट्स को कंसल्ट कर लेना, वहां से सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन पढ़ना कैसे है वो मैं यहां पे बता देता हूं कि कैसे आप CDS 1 2025 के लिए इन नोट्स को कंसल्ट कर सकते हो, है ना। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पैसिव रीडिंग की बजाय ना एक्टिव रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल के ऊपर मैंने सेशन तो बना दिया। अब एक्टिव रिकॉल होता क्या है, 1 मिनट के अंदर आप लोग को बताने की कोशिश करता हूं। देखो, एक्टिव रिकॉल के अंदर बहुत ही क्लियरली आपको ये याद रखना है कि माइंड को सोचने पे मजबूर करना है। अगर मैं एक चीज बता सकूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कुछ लोगों को जानते होंगे जिनको आता तो बहुत कुछ है, लेकिन पेपर के अंदर प्रेशर की सिचुएशन में वो सोच नहीं पाते, जो उन्होंने पढ़ा है उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो अपन लोगों को यही सीखना है कि कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें उस प्रेशर की सिचुएशन के अंदर, MCQs के अंदर अपनी नॉलेज को अप्लाई करने कैसे सही से किया जा सके। तो वही हम लोगों को ट्रेन करना है। आप लोगों ने जो भी पढ़ा, दिमाग पे जब तक जोर नहीं लगाओगे कि दिमाग उस चीज को आपके सामने ला के रखे राइट टाइम पर, तो वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। ये हमें करना है, तो वही चीज अपने को ट्रेन करनी थी। अब इसके लिए क्या हो कि जो भी आप पढ़ते हो ना, पढ़ते हुए उसको दिमाग पे वजन डालो कि मैंने पढ़ा क्या था। एक बार आपने चीज पढ़ ली, अभी तक आपने नोट्स भी रीड कर लिए होंगे, जितने ऑफलाइन में उन्होंने कर लिए, 2-2 बार कर लिए, है ना। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो पता है नोट्स के अंदर कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पे लिखी हुई है, बट ये नहीं पता कि क्या उसके अंदर लिखा हुआ है ना। तो ये चीज समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अपन लोग क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक बताता हूं। मान लो आप लोगों ने, पिछली बार भी मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से देता हूं। प्रियम्बल कोई टॉपिक है ना, प्रियम्बल कोई टॉपिक है। अब प्रियम्बल जो टॉपिक है नोट्स के ऊपर है ना, आप ये चीजें लिख सकते हो, इजी टू रिमेंबर रहेगा, और 5 मिनट के अंदर है ना इस 2-3 पेज के टॉपिक को आप आराम से कवर कर सकते हो, जितना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। जैसे देख लेते हैं, अब प्रियम्बल कोई टॉपिक है, टॉपिक के अंदर क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोट्स को बंद करना है और सोचने की कोशिश करो कि प्रियम्बल के अंदर लिखा क्या हुआ था। अगर आपने एक बार भी उसको रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि प्रियम्बल क्या है, प्रीफेस है, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा इसको हम लोगों ने USA के प्रियम्बल से इंस्पिरेशन ली है इसकी। उसके अलावा आपको यह पता होगा कि जो प्रियम्बल है ये इसका रेफरेंस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आता है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। अब यह भी आपको पता है कि जो प्रियम्बल है ना, यह हमें बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में, क्योंकि लास्ट लाइन जो है प्रियम्बल की, उसमें लिखा हुआ है ना, या उसकी फर्स्ट लाइन में ही बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग खुद को ही एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। यानी सोर्स कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्लियरली प्रियम्बल के अंदर पीपल ऑफ इंडिया क्या है, उस पावर के सोर्स है। आपसे एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको याद रखना है, क्या बताएगा, नेचर ऑफ पॉलिटी के बारे में। नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, सोवरिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। यानी इस तरह की पॉलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। दिमाग में सोचो, सोवरिन का मतलब क्या है कि वो व्यवस्था जहां पे किसी बाहरी ताकत का हमारे ऊपर कोई फोर्स ना हो। लेकिन रियल लाइफ के अंदर, इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड के अंदर कोई भी 100% सोवरिन नहीं हो सकता, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। आपने यूक्रेन और रशिया के वॉर में ये चीज देखी ली होगी। उसके बाद में आता है सोशलिस्ट, यानी हम लोग यहाँ पे है ना पीपल की वेलबींग, वेलफेयर के बारे में काम करेंगे। सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर का मतलब होता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम लोग फ्रांस की तरह ये नहीं करेंगे कि सब धर्मों को मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे सबकी, ठीक है। हम सर्वधर्म संभव की फिलोसफी के साथ में यहाँ पे काम करेंगे। फिर आता है सेकुलर के बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो इलेक्टेड होगा। अगर कोई आदमी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है तो उसको भारत का बना सकते हैं राष्ट्रपति, आपको पता है। और गरीब से गरीब आदमी भी अगर वो सेट ऑफ क्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है, एज की क्वालिटी को, मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए एलिजिबल है, भारत का नागरिक है, वो सारी चीज कर सकता है तो उसको बना देते हैं ना भाई। और लास्ट में आता है डेमोक्रेटिक, या डेमोक्रेटिक पहले आता है। तो डेमोक्रेटिक क्या है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे रियल अथॉरिटी
लोगों के हाथ में हो। और अब्राहम लिंकन जी ने क्लियरली बोला है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये समझ में आ गया। उसके बाद में आपको यहां से ये पता चल गया कि फिर 3 केसेस आए इसके सामने। एक आता है बारूबारी यूनियन केस जो कि 1960 के अंदर आ गया। इसमें क्लियरली बोला गया कि जो प्रेम्बल है ना उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। फिर आपने ये बोला कि भैया केशुनंदा भारती केस जो है उसको 1973 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट ली थी, और इसके बाद में बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कुछ होता है वो हर्ट नहीं होना चाहिए और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दो। ये बोलने के बाद में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई 1976 के अंदर, और इसकी वजह से 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। और ये जो है अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर है। अब सोच के देखो इसके तहत बोला क्या गया कि जो प्रेम्बल के हैं, प्रेम्बल के अंदर 3 वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, है ना। अब हमें क्या बोला गया, अब हमें ये बोला गया कि एक LIC केस भी आया था 1995 के अंदर, उसमें भी बोला गया कि भाई प्रेम्बल आप कर सकते हो लेकिन वो जस्टिसिएबल नहीं अपने नेचर में, यानी उसको यूज करके आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। पूरा का पूरा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का भाई प्रेम्बल पढ़ लिया, आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा। 5 तरह की लिबर्टी होती है ना, वो भी यहाँ पे ऐड कर लो। उसकी तरह से उसके बाद आपने और छोटे छोटे ऐसे कई 1-2 फैक्टर होंगे। डेट के बारे में बता रखा है कि भाई हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। अब प्रेम्बल से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता इसके अलावा जो हमारे एग्जाम के अंदर आए। कर लिया ना। अब पढ़ो नोट्स को, 1-2 लाइन जो आपने नहीं पढ़ी होगी ना 4-5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे नोट्स पढ़ दिए आपने, 3 पेजेस का मसाला पढ़ दिया। जरूरी नहीं है कि नोट्स के ऊपर हर बार लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ा जाए। दिमाग को ट्रेन करना है कि कैसे राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना है। समझ में आ गया? ठीक है। और तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कार्पिक और ब्लंट ने 2011 में इसके ऊपर एक थ्योरी लिखी थी। उन्होंने बोला था कि जब एक्टिव रिकॉल किसी चीज को किया जाता है ना तो 50% इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा इफेक्टिवली याद रहती है बजाय कि अगर ऐसे कुछ याद करने की कोशिश की जाए। सीक्वेंस में याद करना है अपने को, सीक्वेंस याद रहता है चीजों का, है ना। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं, अपने दिमाग को ट्रेन करो चीजों को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि एट द एंड पेपर में भी आपको ही रिकॉल करना है। फिर आता है 80-20 रूल। देखो नोट्स के अंदर मैंने क्या बोला, नोट्स के अंदर मैंने पूरी कोशिश की किस रेफरेंस से ये नोट्स बनाए। आपके सिलेबस में कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द स्काई इज रिलेटेड टू योर यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी जो भी एग्जाम के अंदर पूछ रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है वो यूपीएससी में पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी 20% ऑफ द पेपर जो होगा वो 80% ऑफ द सिलेबस से बना होगा, और 80% ऑफ द पेपर जो होगा वो 20% ऑफ द सिलेबस से बना होगा। लेकिन उस 20% सिलेबस को भी पढ़ने के लिए पहले अगर आपके बेसिक्स ठीक है तभी उसको अप्लाई कर पाओगे, और नहीं तो फैक्ट रटने में रह जाओगे। तोता बन के कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी को तोते तो नहीं चाहिए। गैजेटेड ऑफिसर वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अपने को क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे बहुत ही कम पीरियड बचा हुआ है इन नोट्स को पढ़ने के लिए, ये विश्वास कीजिएगा कि ये उसी 80% सिलेबस से बने हुए हैं जहां से आपका पेपर पूछने जाने की प्रोबेबिलिटी है। और भाई यूपीएससी गैजेटेड ऑफिसर बना रहा है तो ये तो विश्वास करो कि भाई फौज के अंदर हुआ, सिविल सर्विसेज के अंदर हुआ, सीएपीएफ के अंदर हुआ, ईपीएफओ में कुछ ऑफिसर रैंक पे आपको अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ऑफिसर बनना है तो थोड़ा तो जोर लगाना ही पड़ेगा। इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर यू, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ऐसे ही वेलफार्डो प्रिंसिपल एक होता है जिसमें क्लियरली ये बोला गया था कि भाई सारे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो 100% इंपॉर्टेंट तो नहीं होते। अरे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब अपने एग्जाम होता है ना, यूनिवर्सिटी का होता है, कॉलेज का होता है, स्कूल का होता है, और एक रात पहले हमें पढ़ना होता है ना, उस टाइम पे देखा करो कि अपन सब लोग है ना बहुत बड़े एनालिस्ट बन जाते हैं। 5 साल के पुराने पेपर निकालेंगे, उससे निकाल करके टॉपिक निकालेंगे और टॉपिक के ऊपर रट्टा लगा लेंगे और पॉइंट वाइज फॉर्मेट में उन पॉइंट्स को रट लेंगे, जाके एज इट इज बोल बच्चन कर देंगे। और फिर क्या होगा, जब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 15-20 दिन के बाद में रिजल्ट आएगा तो सारे के सारे पास हो जाते हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, फ्लाइंग कलर्स के साथ में। ऐसा ही होता है सबकी लाइफ में। तो ये रूल अगर वहां पे अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अपने को यही काम करना है। बाकी तो बैरक बडी रिटर्न ट्रेनिंग, जो भी जिन नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, सलाह है, रिक्वेस्ट है, मदद कोई चाहिए तो आप बैरक बडी इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में सारे के सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। एक चीज और याद रखना, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली कंप्लीट करना चाहते हैं और रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से ये रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के एडमिशन चालू हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पे आकर के इसकी मदद से अपने सिलेबस को इफेक्टिवली कवर कर सकते हैं।
और तभी कर सकते हैं, इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको इधर उधर झूलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है ना, कई बार, क्योंकि हम लोगों ने सेल्फ प्रिपरेशन से अपनी गलतियों से सीख करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है एक चीज़ को लेकर के, ये समझ में नहीं आता क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है और कितनी कम ज़रूरी है, तो उसमें भी आपका टाइम बच जाएगा। बाकी खुद से करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, सारे नोट्स रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। आगे बढ़ते हैं भैया, इसके बाद होता है स्पेसिंग इफेक्ट। साइकोलॉजी में समझो, स्पेसिंग इफेक्ट जो है वो एबेंगस फॉरगेटिंग एक कर्व होती है, कुछ ऐसी दिखती है वो, मैं बताता हूं। कंटेंट और टाइम ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप स्टार्टिंग में कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसका आपको 80 to 90% टॉपिक याद रहते हैं जिस पॉइंट टाइम पे आप लोग उस चीज को पढ़ रहे हो। लेकिन जितना लंबा 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 आप दूर जाते जाओगे, जितनी पुरानी चीज होती जाओगे, इतनी जल्दी भूलते जाओगे। तो अपने दिमाग को वो इंफॉर्मेशन होगी ना एक वक्त पे दिखानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे आप देखो, जब आप कॉलेज में रहते हो ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों से मिलते हो, प्रोफेसर से मिलते हो, तो प्रोफेसर लोगों का नाम याद रहता है। और जब आपने कॉलेज छोड़ दिया, 4-5 साल हो गए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ, या स्कूल छोड़ दिया 4-5 साल हो गए हैं, तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनके नाम भूल जाते हो। और अपने दोस्त से मिलते हो, आप क्या बोलते हो कि यार वो सर थे ना, वो साइंस वाले सर, नाम नहीं याद उनका। और वही वो साइंस वाले सर है जिनका नाम लेकर के आप है ना पूरा दिन उनको कोसते थे, है ना, आज याद नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इंफॉर्मेशन कैसी भी है, जब तक आपके सामने वो रेगुलरली नहीं आ रही, आप उसको भूल ही जाओगे। और यही इस कर्व के अंदर बताया है, साइंस ने भी प्रूव किया है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि जितना भी कंटेंट होगा, जैसे नोट्स हैं, उनको शॉर्ट तरीके से एक्टिव रिकॉल करते हुए जितना जल्दी जल्दी उनको रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, उतना ज्यादा इफेक्टिवली अपना सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरी चीज, इंटरवल में होना चाहिए। एक बार में रटने से किसी को भला नहीं हुआ, क्योंकि याद भी नहीं कर पाओगे, चाहे 2 घंटे लगा लो या 10 घंटे लगा लो, स्टार्टिंग में किसी को नहीं होता। धीरे धीरे करने से, धीरे धीरे करने से अगर कोई चीज हमारे दिमाग के सामने से बार बार गुजर रही है, तो वो चीज हमें आनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे ज्यादा ये चीज अप्लाई होती है मैथमेटिक्स के ऊपर। जब तक हाथ के नीचे से जितने ज्यादा क्वेश्चन नहीं निकलेंगे ना, आपको याद नहीं होगा। फिर आता है ड्यूल कोडिंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पेवियो नाम का बंदा था 1971 के अंदर, उसने फाउंड किया एक थ्योरी के अंदर कि भाई जब हम लोग किसी कंटेंट को ना ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं ना, तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। इसलिए मैक्सिमम लोग है ना मैराथन की तरफ भागते हैं, नोट्स की तरफ नहीं भागते, ये प्रूवन है। बट मैं ये बोल रहा हूं, अगर बेसिक चीज 1+1 2 होता है ना, उसके लिए वीडियोस मत देखो। हमेशा वीडियोस उस चीज के लिए देखो जहां पे बहुत सारा फैक्ट हो, जिस तरह से बायोलॉजी हो गई। आपको पता है कि जितने नीट और जेई वाले स्टूडेंट है, उनके लिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मेहनत कर रखी है कि फर्टिलाइजेशन कैसे काम करता है, जीन थेरेपी क्या होती है ना। ऐसे लिए 3D एनिमेटेड वीडियोस है ना, मैं बोलता हूं जरूरी नहीं आप मेरा ही चैनल फॉलो करो, किसी का भी फॉलो करो, वहां पे जाकर के देख सकते हो उसको समझने के लिए। और हमेशा कोशिश करो कि सबसे छोटा वीडियो देखो, भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी में ना मिले, अंग्रेजी में मिल जाए, सबसे छोटा वीडियो देखने की कोशिश करो, क्योंकि उसमें मुद्दा हमारा एक ही है, टाइम बचाना है। अगर बेसिक समझ में आ गए तो उसमें फैक्ट को रिकॉल करने में हमें ईज होगी। फिर डायग्राम को ऐड कर सकते हो, चार्ट को ऐड सकते हो, माइंड मैप को, अभी मैंने प्रेम्बल वाला बताया ना, ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे करके आप लोग उस चीज को याद कर सकते हो। कोई डायग्राम यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है फेमन टेक्निक। देखो, आप लोगों ने देखा होगा स्कूल के अंदर मास्टर जी होते थे ना, मास्टर जी क्या करते थे, मास्टर जी एक ही काम करते थे, आपको बोल बच्चन करके चले जाते थे क्लास के अंदर, आपको टॉपिक समझ में नहीं आता था। लेकिन अगर आपका वो एक बेंचमेट या बैचमेट होता था ना, जो कि फिर बाद में अपनी सिंपल भाषा में इधर उधर के एग्जाम्पल देकर के समझाता था आपको, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाता था। ऐसा क्यों? इसको बोलते फेमन टेक्निक, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे ऐसा है कि जो भी आप लोगों ने चीज पढ़ी है ना, उसको ऐसे दूसरों को समझाओ जैसे कोई 12 साल का बच्चा हो। जितने सिंपल शब्दों में आप समझा दोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा। और अगर आप में से कोई भी कल को फ्यूचर में टीचिंग के लिए जाओगे, है ना, क्योंकि बैकअप एज ए टीचिंग को भी कंसीडर कर सकते हो, और बहुत ज्यादा मजा आता है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है। आप लोगों को अगर अच्छा टीचर बनना है तो एक ही चीज ध्यान में रखना कि कैसे आप मुश्किल चीज को है ना लोगों को आसान भाषा में समझा सकते हो। और आसान भाषा में तभी समझा पाओगे जब आपका खुद उस चीज के ऊपर कंट्रोल होगा। फिजिक्स के ऊपर आप अच्छे आसानी से तभी समझा सकते हो जब आपको फिजिक्स खुद आती होगी। बायोलॉजी को आसानी से तभी समझा सकते हो जब आपको खुद बायोलॉजी आती होगी। हिस्ट्री को तभी समझा सकते हो जब आपके खुद कंसेप्ट क्लियर होंगे हिस्ट्री के अंदर, नहीं तो नहीं समझा पाओगे। आसान भाषा में समझाना वाला ही अच्छा टीचर होता है, बाकी बोल बच्चन तो सारी दुनिया ही कर रही है, ठीक है। तो इस चीज को अब समझो वीक एरियाज के अंदर। अब यहाँ पे ये हमें कैसे यूज करना है, हम दूसरों को तो समझाना नहीं है, अपने आप को समझाओ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ना कि जब भी आप कोई नोट्स पढ़ते हो ना, ये वाले नोट्स पढ़ते हो, तो साथ में पढ़ो और सिंपल भाषा के अंदर खुद को ही समझाते रहो, खुद से बात करते रहो। पेपर के अंदर भी ऐसे करते रहना, नहीं तो कई बार क्या होता है जब हम लोग आपस में खुद में से बात नहीं करते ना, पेपर लंबा है, फटीग में होंगे हम लोग। जब खुद से बात करेंगे ना, तो जो सिली मिस्टेक होती है,
नोट पूछा गया है तो सही वाले को मार्क कर देते हैं, सही वाला पूछा गया है तो नोट को मार्क करके आते हैं, उल्टा करके आते हैं ना, तो यहां से वो चीज नहीं होगी, क्योंकि 2 बार फिल्ट्रेशन चल रहा है हमारे दिमाग में। मैं खुद तो रीड कर रहा हूं, लेकिन मैं खुद को रीड भी करवा रहा हूं दोबारा से, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है भाई, टेस्ट करना शुरू करो खुद को। एट द एंड आपको यह पता है कि आप कितना ही पढ़ लो, पेपर के अंदर तो एमसीक्यू ही सॉल्व करने पड़ेंगे, और एमसीक्यू है क्या? वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो भी आप लोगों ने पढ़ा, जो भी आपने एक्वायर किया, तिकड़मबाजी कर करके आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे एक क्वेश्चन के बाद में, उन 4 में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। तो वो कैसे हो पाएगा? वो तो तभी हो पाएगा ना जब आप लोगों को आदत होगी। मैक्सिमम लोग, जिन लोगों को मैंने पहले मेंशन किया कि आता बहुत कुछ है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते पेपर के अंदर, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको पेपर सॉल्व ही नहीं करना आता। इस चीज को समझो, पेपर को सॉल्व करने की हैबिट बनाओ। जब भी मौका मिलता है ना, अगर आपने यहाँ पे भी क्लास के अंदर भी कोई टॉपिक पढ़ा, नोट्स पढ़े, ठीक है, हालांकि आने वाले फ्यूचर के अंदर मैं कुछ पीवाईक्यूज सेग्रीगेटेड आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी तो मेरे इसमें मेहनत लगती है, बट रियलिटी ये है कि आप खुद से भी इस चीज को कर सकते हो, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन या भाई सब्जेक्ट वाइज उसको डिवाइड करके उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी ये बात है ना, रियोडिगर और कार्पिके ने बताई थी 2006 के अंदर कि जो सेल्फ टेस्टिंग है ना, वो आपको हेल्प करती है ज्यादा रिटेंशन के अंदर। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप लोग वैसे पढ़ते हो तो चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन करते हो तो ज्यादा चीजें याद रहती है। आपने महसूस किया होगा, इसीलिए आप लोग है ना हमेशा 15 ईयर्स पुराने क्वेश्चन पेपर खरीदने की, सॉल्व क्वेश्चन पेपर खरीदने की तरफ ज्यादा जाते हो, बजाय कि एक अच्छी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक खरीदने की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व अगर आपने सही कर दिया ना, तो आपको इंस्टेंटेनियस अच्छा फील कराता है। और ये फीलिंग आप लोगों ने महसूस की होगी जब आप केबीसी का शो देखते होगे, है ना, वहां पे भी तो यही होता है कि भाई एक क्वेश्चन मैंने सही से आंसर दे दिया तो मेरे को तो अच्छा पता है ना। तो इस चीज को समझो। फिर आता है इंटरलीविंग स्टडीज करनी है बेटर रिटेंशन के लिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई? डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ो। जैसे डिफरेंट के यहाँ पे अगर ज्यादा सब्जेक्ट भी पढ़े तो भी क्लटर्ड हो जाएगा। डिफरेंट सब्जेक्ट तो हम लोगों को वैसे भी पढ़ने, एक दिन के अंदर आप इंग्लिश पढ़ो, रीड करो उसको, जीएस का टॉपिक पढ़ो। जीएस में भी अगर आपको डिवीजन डालनी है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं टेक्निकल, कुछ होते हैं नॉन टेक्निकल। टेक्निकल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जहां पे आपकी कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना। तो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जहां पे आपको नॉलेज ज्यादा मैटर करेगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा मैटर करेगी, जिस तरह से हिस्ट्री, जिस तरह से बायोलॉजी। इन टॉपिक को आपको अच्छे से याद करके रखना है ना। तो इस तरह से दो सब्जेक्ट को अगर पैरेलल लेके चलना चाहते हो जीएस के, तो ये लेके चल सकते हो। उसके अलावा मैथमेटिक्स तो आपको शाम में पढ़ना ही पड़ेगा। और इस चीज को ऐसे भी समझो कि एक जो पेपर है ना, पेपर दिन के अंदर, एक ही पेपर के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक, सब टॉपिक मिलेंगे, है ना, माइक्रो टॉपिक भी मिलेंगे। तो आपके दिमाग को है ना वेरिएशन को झेलने की आदत होनी चाहिए। एक टाइम पे आपको फिजिक्स भी सोल्व करना है, पॉलिटी भी सोल्व करना है, इकोनॉमिक्स भी सोल्व करना है, बायोलॉजी भी सोल्व करना है, XYZ बहुत सारी चीजें सोल्व करने दिक्कत हो जाएगी। फिर टाइलर और रोहरर ने 2010 में ही एक ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि जब आप है ना चीजें चेंज कर करके अगर पढ़ाई करते हो तो सारी चीजें आप बेटर तरीके से एक्यूमुलेट कर पाते हो। फिर एक मिलर्स लॉ है, उन्होंने बोला कि कॉग्निटिव लोड जो है ना, वो हम लोगों को ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर किसी काम को है ना मैं छोटे छोटे चंक में डिवाइड कर दूंगा ना, तो ज्यादा अच्छा मेरे को रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। यह प्रूवन फैक्ट है, बहुत सारी इस चीज के ऊपर रिसर्च हो चुकी है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं ना, चाहे कितना अच्छा उसके अंदर लिख लें, हमें मार्क्स नहीं मिलते। जब हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब यहां पे मैंने, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो पैराग्राफ है, बिपिन चंद्रा, बहुत सुंदर बुक है, बिपिन चंद्रा जी ने लिखी, लेकिन वो पैराग्राफ के अंदर है, लोगों को बोरिंग लगती है वो। लेकिन वहीं पे जब स्पेक्ट्रम देखी, वो भी कई जगह पे बोरिंग लगती है। लेकिन लोग नोट्स की तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि शॉर्ट चंक्स के फॉर्म में है ना इंफॉर्मेशन वहां पे एक ही जगह पे मिल जाती है ना। जो अच्छे स्टैंडर्ड, बहुत लंबा टाइम से जिन्होंने बेसिक पढ़ लिया, एडवांस की तरफ जाना है, तब उन किताबों को कंसल्ट करते हैं, नहीं तो यूजुअली छोटे कंटेंट की तरफ भागते हैं। इसलिए नोट्स को भी मैंने पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा। आप भी कोई चीज अगर करना चाहते हो तो शॉर्ट पॉइंट वाइज फॉर्मेट में करो, पॉइंट 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 फिर ब्रेक, फिर पॉइंट 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 फिर ब्रेक, ताकि आप लोगों को जितना रेलेवेंट है उतना ही अपने दिमाग को रिलेट करके एब्जॉर्ब करने में हेल्प हो जाए। तो ये चीज आपको पढ़नी और समझनी पड़ जाएगी, ठीक है। फिर आता है ज़ेगर्निक इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर अनफिनिश जो टास्क होते हैं ना, उनको हम ज्यादा बेटर तरीके से याद कर सकते हैं। बेसिकली क्या है,
जब आप लोग क्या करें, लंबा आपने कोई सेशन लिया, सेशन के बाद में है ना वहां पे क्वेश्चन लिख दो, नोट्स मत बनाओ। जैसे आपने मेरे नोट्स पढ़े तो वहां पे है ना क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, क्या था, व्हाट इज प्रेम्बल, ठीक है, अमेंडमेंट कब हुआ, कौन कौन से फीचर थे, ये सारे 4-5 पॉइंट आप लोगों ने लिख के छोड़ दिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो दिमाग पे जोर आएगा कि है क्या, इसलिए बोलते हैं। और इसी के एक अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो एक थ्योरी थी जिसको बोलते हैं कॉर्नेल पेपर, ठीक है, कॉर्नेल पेपर बोलते हैं उसको, कॉर्नेल पेपर। उसमें यह बोला गया कि अगर आप नोट्स बनाते हो ना, नोट्स बनाते हो तो नोट्स के साइड में, इस साइड में क्वेश्चन लिख लिया करो, और हमेशा पेपर को दोबारा से रिवाइज करते हुए, नोट्स को रिवाइज करते हुए इन क्वेश्चंस को पढ़ो और दिमाग के ऊपर जोर डालो कि क्या लिखा था मैंने, क्या पढ़ा था पहले। तो अगर आप क्वेश्चंस को समझने के लिए, रिकॉल करने के लिए जोर लगाओगे ना, तो आप महसूस करोगे कि आपको 80% चीजें तो वैसे ही आती हैं, और घबरा तो आप 20% से ही रहे हो, और बार बार वही चीजें रिवाइज करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजों को रिकॉल कर पाओगे रियल एग्जाम के अंदर भी। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई स्लीप। और कहते हैं कि भाई बेड से पहले भी है ना कुछ चीजें पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि कुछ नोट्स है ना अगर आप सोने से पहले एक बार वैसे ही आंखों के सामने से गुजार लो। और यहां पे ऐसे ही बोल सकते हो, अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है ना तो आप रीड करना शुरू कर दो, पेपर सोने से पहले रीड कर लो 2, 4, 5, 10 पेज, और सोने के बाद उठते ही जस्ट रीड कर लो, तो उससे आपका माइंड जो होना है वो इनिशियली एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जिंदगी के अंदर ये याद रखना कि हम लोग इतना मार पिटाई इसलिए कर रहे हैं कि अपने को चाहिए चैन की नींद। जब आप सोते हो ना तो उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी वो आपके परमानेंट मेमोरी के अंदर जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। परमानेंट मेमोरी के अंदर तभी आप डाटा स्टोर कर पाओगे जब आपकी स्लीप साइकिल ठीक होगी। इसलिए बोलता हूं स्लीप साइकिल को ठीक रखो, मिनिमम 8 घंटे सोना शुरू करो, बाकी सारी चीजें आप अच्छे से कर ले जाओगे। और बाकी ये मैं नहीं बोल रहा, स्टिक गोल्ड हुआ, वोकर हुआ, इन्होंने 2006 में बताया कि अच्छी स्लीप है ना वो अच्छी मेमोरी का रिजल्ट देती है, ठीक है। इसलिए मेरे को पता था कि बहुत लोग बोलेंगे कि बोल बच्चन कर रहा है, इसलिए मैंने थ्योरी डाली इसके अंदर। आ जाओ भैया, आप थ्योरी से बोलते हैं है ना। बाकी तो अच्छा से सोना शुरू करो। अगर आपको पेपर अच्छे से देना है ना भाई, सोना शुरू करना ही करना पड़ेगा। जिस टाइम मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का और नींद आ रही है, मैं कह रहा हूं किताब बंद करो, सो जाओ तुम, सो जाओ तुम। आज जितना ज्यादा सोओगे ना उतना ज्यादा ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि बस सोते ही रह जाओ। अगर पेपर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सो जाओ, 2 घंटा पढ़ो। अगर फिर स्लीप आ रहा है, बंद किताब करो, सो जाओ, 1 घंटा उठ के फिर पढ़ लो। लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, इतना तो मन मजबूत रखना ही पड़ेगा अपने आप को। अंत में इतना ही कि भैया जो भी नोट्स के लिए मैंने बोल बच्चन किया, ये आपको मिल जाएंगे बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और ये जो नोट्स है, फ्री कंटेंट आपको प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत मिल रहा है। ऐसी कोई योजना सरकार ने नहीं चला रखी, ये हमारे जैसे लोगों ने चला रखी है ताकि आप लोगों तक रेलेवेंट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाए। बाकी इससे तो इंटेंशन और मोटिवेशन यही है कि आप लोगों का फायदा ही फायदा हो। इरादा एक होगा, हमेशा की तरह याद रखना है कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।